हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। इस सीरीज में आपको हम लगभग 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्लास है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर, या उसको हम पेपर फर्स्ट भी बोलते हैं। पेपर फर्स्ट। तो इसमें जो सीरीज चल रही है, लगभग 50 क्वेश्चन हम इससे पहले आपको करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उनको भी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए। सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपका पेपर बन के आएगा। तो आज भी लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का, उसमें हमको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। ठीक, तो अभी जो पार्ट चल रहा है उसमें हम साइटोलॉजी कवर कर रहे हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आपके फाइनल एग्जाम तक हम लगभग 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको खुद से पहले करना है। ठीक, और मेन चीज ये है कि मेरे लेक्चर बनाने का जो मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से समझना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है। कंसेप्ट आपको पता होते हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं जनरली, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमावदार होते हैं, थोड़ा फंसाए हुए होते हैं। तो आप उसको कैसे समझ के करोगे, ये समझ जो है डेवलप करने के लिए ही आपके लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज बाउंडेड बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। सबसे पहली बात, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, आपको पता ही है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है अंदर बनाया मैंने, एक आउटर मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल हुई तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी इस तरीके से पड़े होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी होते हैं। और क्या होता है? और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक, बहुत सारे। तो मैंने देखो, अब पूरे सेल के बारे में साथ साथ मैं रिवाइज करता चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट एकदम फिट कर दूंगा। अब देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट बोलो, प्लास्टिड बोलो, ये है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, मतलब इनके ऊपर 2 झिल्लिकाएं होती हैं। इसके अलावा आपके जो राइबोसोम वगैरह हैं उन पे क्या होता है? सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन्ड है। पेरोक्सीसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन्ड है। क्लोरोप्लास्ट, यस, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता। इसके अलावा अगर आपका न्यूक्लियस होता है इसमें ऑप्शन में न्यूक्लियस, तो वो भी कैसा होता? केंद्रक, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब दोहरी झिल्लिका युक्त कोशिका अंगक। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? सही वर्णन पूछा है आपसे, कौन सा कथन करेक्ट है यही देखना है। थैलेक्वाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो थैलेक्वाइड्स हैं वो चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट की घेरना बनाते हैं। बिल्कुल यही बात सही है। थैलेक्वाइड्स जो होता है, थैलेक्वाइड में क्या होता है? इस तरीके से
क्लोरोप्लास्ट के अंदर संरचनाएं पाई जाती है थैलेकोइड, ये सिक्के की तरह है। ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से सिक्के की तरह ये इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर इसमें क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाते हैं ये, जिनको हम ग्रेना लेमेली बोलते हैं, आपस में जो जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से सिक्के की तरह इकट्ठे होते हैं। तो ये जो संरचना है, अगर इसको हम बाहर बनाते हैं तो ये पूरा थैलेकोइड है। ये फ्लैटेंड होते हैं, मतलब चपटे झिल्लीदार थैले होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना बनाते हैं। बात समझ में आई? ये है ग्रेना, ये पूरा पार्ट है ग्रेना, और बीच में जिससे जुड़ा हुआ है ये है ग्रेना लेमेली, ग्रेना लेमेली, और ये जो सिक्के की तरह इकट्ठा है इसको बोलते हैं हम ग्रेना। बात समझ में आई? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आप ये मत कहना कि हमारे सिलेबस से बाहर है क्वेश्चन, सब आपके सिलेबस से ही यही क्वेश्चन आए हैं इससे पहले और फिर आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचना कि आपके सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, थैलेक्वाइड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब थैलेक्वाइड किसके घटक होते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया था भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं थैलेक्वाइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जहां पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल, भाई ये तो बात गलत है, सभी सेल में सेल वॉल कहाँ होती है? हम मानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल होगी, फंजाई के सेल में सेल वॉल होगी, लेकिन जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, जैसे हम लोगों की ह्यूमन सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये तो बात गलत हो गई। एनिमल सेल कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स बट प्लांट सेल डू नॉट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, भाई ये भी बात गलत है। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो प्लांट सेल हो चाहे बैक्टीरियल सेल हो हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के, और यही तो सेल के शेप और साइज को मेंटेन रखते हैं। भाई जितने भी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होते हैं सेल के अंदर, वो इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन से होते हैं। तो बहुत सारा योगदान होता है, हर प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट ये एब्सेंट होंगे अगर, तो वो सेल पिचक जाएगी, ठीक है? तो ये सब में होते हैं। द गोल्जी अपरेटस इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये भी बात गलत है। भाई गोल्जी अपरेटस जो होता है, गोल्जी बॉडी, ये प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल, दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन अगले पेज पे हम वो दिखाते हैं जो कि सही होगा। भाई जब 3 गलत है तो चौथा वाला पक्का सही ही होगा। ये है इसका फोर्थ ऑप्शन। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल, तो ये बात सही है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होगी, बैक्टीरिया में भी नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, बाकी प्लांट में पाई जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे प्रोकैरियोट में जितने भी बैक्टीरिया किसी में नहीं पाई जाती है, बात सही है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया को अगर, लेकिन साइनोबैक्टीरिया को तो हम एल्गी में पढ़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल मानते हो उसको प्रोकैरियोट में, तो भाई वो एक्सेप्शन हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है, ये छांटने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपको प्रॉपर चीजें आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो इसमें भाई पढ़िए, देखते हैं कौन सा सही होता है। रोंग, रोंग, गलत, गलत चूज करना है, ठीक। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड एन आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो भाई, हमको गलत छांटना है इसमें से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्लिका वाले हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले, तो इसमें एक इनर होगी एक आउटर होगी। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थैलेक्वाइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, भाई दोनों में थैलेक्वाइड कहाँ होंगी? तो ये बात गलत है, ये सेकंड वाला गलत है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही चूज करना था।
अगले भी ये दोनों भी पढ़ लेते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बात सही है, और दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बात सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका साइज लगभग 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। क्लोरोप्लास्ट का साइज 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो इनका साइज जो होता है मच लार्ज होता है, बट डबल से ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये जब कंसेप्ट आपके सभी क्लियर होंगे तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है क्वांटासोम पे। क्वांटासोम्स आर फाउंड इन, क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो क्वांटासोम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रोमा निम्न में से किसका आधारीय पदार्थ है? ये एक है क्लोरोप्लास्ट, इसमें इस तरीके से सिक्के की तरह संरचनाएं जो होती हैं इसको हम बोलते हैं गरेना। क्या बोलते हैं? गरेना। और दो गरेना जो होते हैं इस तरीके से उनको जोड़ने वाली बीच में इस तरीके से होती है, इनको बोलते हैं गरेना लेमेली। गरेना लेमेली। और बीच का जो ये खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। हिंदी में बोलते हैं इसको पीठिका। क्या बोलते हैं? पीठिका। तो भाई स्ट्रोमा कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रोमा लाइसोसोम में नहीं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू। भाई टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो आप सब जानते हो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। अगला क्वेश्चन, लाइकोपिन क्या है? एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक, पिगमेंट है, एक टाइप का पिगमेंट होता है, वर्णक, जिसके कारण जो है ये टमाटर लाल रंग के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःझिल्लिका तंत्र का हिस्सा है। कौन है भाई बताइए? इसमें से कौन है? तो आपको पता है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, जैसे इसमें पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस दिया है, तो इसमें जो गोल्जी अपरेटस है आपका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। इंडोमेम्ब्रेन अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब क्या है? जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे गाल्जी अपरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक, न्यूक्लियस हो गया। ये 3-4 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जिनका काम आपस में जुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? जुड़ा हुआ। इसको हम बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें कौन आता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, याद रखना है आपको। इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज मोस्ट अबंडेंट विद इन आ सेल। कोशिका के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें सबसे ज्यादा भाई मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतही क्षेत्रफल इनका सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा होती है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर इनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बाहर वाली, इज आ डेरिवेटिव ऑफ। केंद्रकीय आवरण जो होता है किससे व्युत्पन्न होता है? तो ये भैया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का से डिराइव होता है। कहाँ से डिराइव होता है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है, वो भी जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। देखो ये एक सेल है, सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। तो इसकी जो बाहर वाली ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये कहाँ से डिराइव हुआ?
इस तरीके से बाहर इसके चिपके रहते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इससे चिपके हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये कैसे होता है, रफ रफ, मतलब इस पे राइबोसोम इस तरीके से चिपके होंगे, दानेदार इस तरीके से ग्रेन्युलर फॉर्म में। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से ये न्यूक्लियर एनवेलप बनता है, चारों ओर इस तरीके से इससे जुड़े होते हैं, यही फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो आवरण होता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर डेवलप्ड इन, सबसे ज्यादा विकसित किसमें होंगे, ग्रीन सेल्स में, यंग सेल, मैच्योर सेल, या फिर बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज एक टाइप का वायरस होता है, क्या होता है, वायरस, और वायरस के अंदर ये सब चीजें पाई ही नहीं जाती। बैक्टीरियोफाज क्या है भाई, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया का वायरस है, तो उसमें कहाँ इतनी डेवलप होंगी। यंग सेल जो होती हैं उसमें ये ज्यादा विकसित रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, गलती करने के आपके चांस भी इसमें ज्यादा रहेंगे। एन इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ द सेल composed of vesicles, flattened sacs and tubules इज, बताइए भैया। बेसिकल चपटे थैले जिसमें सिस्टर्नी हो, तथा ट्यूब्यूल्स के कोशिकीय संगठन के झिल्लीमय जाल को क्या कहते हैं। तो भाई इसी को तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, जहां भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बात आ जाए तो वहां पे आपको गोल्जी अपैरेटस लगाना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखो इस तरीके से होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरीके से होता है, गोल्जी बॉडी, ठीक। अब होता क्या है भाई इसमें, ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं। मान लो ये है राइबोसोम, एक सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक, इस सेल के अंदर ये राइबोसोम है, छोटे छोटे। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब ये क्या बना रहे होंगे, प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव होने के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में घुसना पड़ता है। तो ये प्रोटीन इसमें घुस गई, राइबोसोम में बनी, फॉर्मेशन हुआ प्रोटीन का, और ये इंटर कर गई किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इस वाले सिरे से अंदर घुसते हैं। फिर इनमें ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन से क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के थोड़े थोड़े पार्ट जोड़े जाते हैं। मान लो ये आपका प्रोटीन था, ठीक, जो इंटर किया अंदर, और इसमें छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट इस तरीके से जोड़ दिए गए। अब ये जो प्रोटीन आपकी है, ये जो प्रोटीन बनी थी कहाँ पे, राइबोसोम से, वो इंटर करेगी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। फिर इसमें क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े इसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब ये बन गई आपकी ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन गई, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक्टिव होती है, और अब जो ये इधर प्रोटीन इसमें घुसी थी वो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद में इधर निकलेगी। वो जो प्रोटीन निकलेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से जुड़े होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन होगी, जो यहाँ मैंने बताया आपको। अब ये एक्टिव है तो सेलुलर फंक्शन के लिए ये काम में लाई जाएगी, ठीक, अब इसको यूज किया जाएगा। इसी तरीके से जो लिपिड होते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो लिपिड बनेगा वो लिपिड इंटर करेगा गोल्जी अपरेटस में, और इधर से घुसेगा, फिर उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होगा, फिर क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। वो लिपिड बदल जाएगा ग्लाइकोलिपिड में, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे पार्ट जोड़े जाते हैं। इसलिए जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं इनके बनने के प्रमुख स्थल कौन है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा गया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, प्रोटीन का संश्लेषण, नरिशमेंट, नरिशिंग द न्यूक्लियस, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स, या टू गिव शेप टू द सेल।
अब देखो सबसे मेन इनका काम तो होता है लिपिड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड जो चिकने होते हैं। भाई रेटिकुलम जो होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं, और एक होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले जो होते हैं इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। भाई इस तरीके से हमने बनाया था ना, उनपे राइबोसोम प्रेजेंट थे, ऐसे ऐसे लगे थे। तो ये है रफ, मतलब खुरदुरे हो जाते हैं। इनके ऊपर की सतह, भाई कोई दानेदार चीज चिपक जाएगी तो उसका जो सरफेस होगा कैसा होगा? हाथ लगाओगे तो दानेदार मालूम देगा, ठीक, सरफेस के ऊपर। तो ये भाई यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम, तो ये क्या बनाएंगे? ये प्रोटीन बनाएंगे। बाकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस बिल्कुल चिकनी है, राइबोसोम नहीं चिपके होते, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लिपिड का। तो मैक्सिमम लिपिड को बनाते हैं जो चिकने होते हैं, लेकिन यहाँ लिपिड वाला ऑप्शन नहीं है। तो आप किसको टिक करोगे? प्रोटीन संश्लेषण को। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट आप यहीं से पहले से सीख के जाइए, ठीक, वरना दिक्कत होगी ऑप्शन छांटने में। क्वेश्चन सही से पढ़िए, भले ही थोड़ा टाइम लगे, सोचिए उसको और सही टिक करिए, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं तभी जब कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। इसलिए कंसेप्ट को बिल्कुल फिट रखिए। जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इधर करवाता हूँ वो आप शॉर्ट नोट टाइप में आप लोग नोट कर लिया करिए, जिससे कि आपका फायदा होगा। मेन फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोम इज, डिक्टियोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? बताइए भाई, डिक्टियोसोम का काम क्या होता है? तो डिक्टियोसोम्स जो होते हैं ये श्रावण का काम करते हैं, मतलब सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रेशन का काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। करिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। दो भाई वही क्वेश्चन अब इस तरीके से आ गया। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित कौन है? बताइए भाई, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन हो या फिर लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन हो, कहाँ होगा, किससे संबंधित है? अब इसमें आपको वो नहीं दिख रहा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कौन किसको टिक करोगे आप? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। वैसे करेक्ट तो होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें है नहीं ऑप्शन में, इसलिए थोड़ा बहुत ग्लाइकोसाइलेशन का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करते हैं। तो इसको भी याद रखोगे आप। व्हेन द रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर studded by ribosomes on their outer surface of the cisternae, it is called। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ग्रेन्युलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, या इसी को हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये RER को ही ग्रेन्युलर भी बोला जाता है, या तो रफ बोलो या ग्रेन्युलर, मतलब कणिकामय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह जो है आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स चिपके होंगे, तब उसको आप क्या बोलोगे? ग्रेन्युलर या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 72, द इंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ। कोशिका का अंतः कंकाल किससे बना होता है? तो अंतः कंकाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, क्योंकि भाई इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरीके से अरेंज होते हैं? इस तरीके से। तो ये क्या बनाते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, इंडो स्केलेटन बनाते हैं, जिससे कि कोशिका पिचकती नहीं है, सेल जो होती है वो पिचकती नहीं है, इस तरीके से पूरे फैले होते हैं। तो ये एक स्केलेटन टाइप बनाते हैं सेल के अंदर, और इसके कारण सेल का शेप मेंटेन रहता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी माइक्रोफिलामेंट और भी बहुत सारे सेल के साइटोस्केलेटन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन हायर नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जो ज़्यादा अधिक संख्या में स्राव करती हैं, किसी चीज़ का सिक्रेशन करती हैं, तो उसमें ज़्यादा संख्या में क्या होगा? डिक्टियोसोम, क्योंकि डिक्टियोसोम का काम ही क्या होता है? सिक्रेशन का। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन।
काम पे पूछ लिया गया है। ऐसी कोशिकाएं जो ज्यादा सिक्रेशन करती हैं उसमें डिक्टियोसोम ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक, एक्टिवली सेक्रेशन करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? जैसे हार्मोन को बनाने वाली सेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स होंगी कैसी होंगी? ज़्यादा अच्छा सिक्रेशन करती होंगी। जैसे इंजाइम सिक्रेट करने वाली सेल्स, भाई सब कुछ सिक्रेट तो सेल से ही होता है, तो जिसका जो कार्य होता है उसी के अनुसार उसमें ऑर्गेनेल्स की संख्या भी पाई जाती है। ठीक, भाई जहाँ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव होगी सेल। गोल्जी बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्जी काय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है, न्यूक्लियस नहीं बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है, केंद्रक का आवरण बनाता है मेम्ब्रेन, और गोल्जी बॉडी को भी फॉर्म करता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का कौन सा काम नहीं है? विच इज नॉट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, सिक्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फैट सिंथेसिस या फिर सेल वॉल फॉर्मेशन? बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फैट की सिंथेसिस नहीं करता है, लिपिड का संश्लेषण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाएगा, और श्रावण तो इसका मुख्य काम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, वसा संश्लेषण, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस मैक्सिमम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। मैंने आपको बताया था ना, ई आर जो है दो टाइप के हैं, एक है यस ई आर, यस ई आर, एक है आर ई आर। आर ई आर मतलब इसमें राइबोसोम चिपके होंगे तो ये तो प्रोटीन को बनाएगा, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का संश्लेषण करवाते हैं। किसका? लिपिड का फॉर्मेशन करवाते हैं, ये बात आप याद रखोगे। ठीक, इसीलिए फैट सिंथेसिस यहाँ गलत हो गया है, क्योंकि भाई गोल्जी बॉडी में नहीं, फैट का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका किसमें अदा करता है? तो ये इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये देखो इसमें लगा हुआ है टिक। अब इसके अकॉर्डिंग बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक, तो इस टिक से कोई मतलब नहीं है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, पहले से टिक लगे हैं इसका मतलब यह नहीं कि यही सही हो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो आप लोग आंसर देने लगते हो तुरंत सी, ये गलत है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल किसमें प्ले करता है? इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये इसका मेन रोल होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब भाई जो प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन से क्या होता है भाई, डीएनए में जब ट्रांसलेशन होता है तो एम आर एन ए से जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनती है, इसी को तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसलेशन के बाद जो बनी है चीज उसका मॉडिफिकेशन करना। तो इस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। यही तो भाई आपको बताए थे, ओवरऑल बात वही है। अब देखो घुमा के पूछा है, सीधा नहीं पूछा है कि प्रोटीन का। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनी है इसका ग्लाइकोसाइलेशन करवाएगी, और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। ठीक, लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन, तो ये मेजर रोल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, ये इस जो टिक लगे हैं पहले से उस पर मत जाइए वरना आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड इन, किसके अंदर? तो भाई श्रावण और झिल्ली प्रोटीन किसमें बनते हैं? सिक्रेशन का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। झिल्ली प्रोटीन प्रोसेस किसमें किया जाता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। बात समझ में आई? किसके अंदर होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये अगेन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। लाइसोसोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज, तो लाइसोसोम की खोज डी डुए ने की थी, ये हमने लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट मैंने करवाए हैं आपको सबके नाम आपको याद रखना है कि कौन किसकी डिस्कवरी से के लिए जाने जाते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is incorrect with reference to lysosome? निम्न में से कौन सा कथन लाइसोसोम के संदर्भ में गलत है? भाई लाइसोसोम, लाइसोसोम तो मैंने आपको पढ़ाया है खूब अच्छी तरीके से। दे आर फिल्ड एसिड हाइड्रोलेज एंड अदर एंजाइम। दे आर मोनोमोर्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यही भैया करेक्ट है, ये मोनोमोर्फिक होते हैं और यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 81, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट आ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। तो भैया इस तरीके से एक बड़ी यूनिट होती है राइबोसोम की, एक छोटी यूनिट होती है, दोनों ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। तो ये कब ज्वाइन करते हैं? जब मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। क्रिटिकल लेवल ऑफ विच आयन? तो ये इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। Mg2+ जो है, जब इसका 0.03 मिली मोलर कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर, तब राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, यूनाइटेड होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ज़्यादा पूछा जाता है। किस आयन की जरूरत होती है? मैग्नीशियम आयन की। What would happen if lysosomes get ruptured inside the cells in which they are present? क्या होगा जब लाइसोसोम जिन कोशिकाओं में उपस्थित हों उन्हीं में विघटित हो जाए? भाई लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? अपघटन वाले एंजाइम होते हैं। तो भैया कोशिकाएं विल सेल्स विल डाई, मतलब कोशिकाएं जो है सब विखंडित हो जाएंगी, अपघटित हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये मान लो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं अपघटन करने वाले। अब इसमें जो चीज अंदर घुसेगी अपने आप, उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे अंदर ही। समझ रहे हो? जो चीज अंदर घुसेगी उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे। तो जितने बेकार पदार्थ होते हैं, बेकार वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, वो इसको खींच खींच के अंदर डाइजेस्ट करते रहते हैं। बाहर से बेकार चीजें अंदर खींचेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। बट अगर ये फट जाए, वाल ही इसकी फट जाए ये वाली, तो ये जो है मटेरियल ये कहाँ निकल जाएगा? बाहर सेल में। तो सेल में जब ये एंजाइम फैल जाएंगे तो सेल पूरी क्या हो जाएगी? डिकम्पोज कर जाएगी, अपघटित हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? तो कोशिकाएं विघटित हो जाएंगी अगर कोशिका के अंदर ही ये खुल जाता है तो। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो सामने आपके, तो आप डरने लगते हो। ये कितना बड़ा क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा कौन करेगा? और ये होते बहुत आसान है। इसमें देखो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूकोप्लास्ट और स्फेरोसोम्स, ये चार चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 3 of the following statement regarding cell organelles are correct, while one is wrong, which one is wrong? भाई कौन इसमें से गलत है? कोशिका अंगकों के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है और एक गलत है। वो कौन सा कथन है जो गलत है, वही छांटना है। पहला है लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन्ड, बस गलत हो गया। देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इस सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे बड़ा था और सबसे आसान था। पहली लाइन थोड़ी दूर तक पढ़े और गलत साबित हो गया, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन्ड वेसिकल नहीं होते हैं। डबल मेम्ब्रेन्ड बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनल है आपको मैंने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन्ड बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं सेल के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं।
तो आई होप आपको सभी चीज़ें मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। लगभग हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। अब हम अगले पार्ट में आपको इसके आगे के क्वेश्चन फर्दर करवाएंगे। आप लोग बराबर कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी भी क्लासेस आती हैं सभी आप अटेंड करिएगा। बॉटनी की भी क्लासेस मैं बराबर ले रहा हूँ। थर्ड यूनिट जो फाइकोलॉजी है उसमें मैंने आपको 2 स्पीसीज के रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल सब कुछ पढ़ा दिया है। पहला हमने आपको पढ़ाया था नोस्टॉक और दूसरा हमने आपको क्लोरेला के बारे में पढ़ाया है। ठीक, थर्ड आपका वॉलवॉक्स होगा। कौन होगा? वॉलवॉक्स, जिसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आते हैं। तो ये उधर बॉटनी का भी सिलेबस साथ में चल रहा है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए और लेक्चर पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, पूछिए हमसे, आपको जवाब मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।